नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. एबीपी माझामध्ये जगभरातल्या सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत है. निकुंज है आपल्या बरोबर अहमदाबाद मधून. निकुंज, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी कुलकर्णी जी बताइए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आणि आपल्या प्रेक्षकांना माहितीच आहे की गुजरातमध्ये एक महत्वाची राजकीय डेव्हलपमेंट होती है आणि भारतीय जनता पार्टीचं कौतुक पण है. मैं जानता हूं निकुंज, आप शायद मराठी समझ पाओगे, इतना दूर भी नहीं है गुजरात महाराष्ट्र से. बस थोड़ा थोड़ा. हा, कोई बात नाही. सो भारतीय जनता पार्टीचं कौतुक यासाठी आहे की भारतीय जनता पार्टीमध्ये अलीकडे आपला जो काही फीडबॅक त्यांना येतो त्याच्यावरती ते तातडीनं निर्णय घेतात आणि त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतात. पण दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टीचं पण पूर्णपणे काँग्रेसीकरण झालेलं आहे. भारतीय जनता पार्टीमध्ये पण आता हायकमांड कल्चर आलेलं आहे. कारण गेल्या 6 महिन्यामध्ये 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीने बदलले. त्रिवेंद्र सिंह रावत आहेत, सर्वानंद सोनोवालचं तर ठीक आहे, हेमंत बिश्वा शर्माला त्यांना तिथे संधी द्यायची होती. तीरथ सिंह रावत आहेत, येडियुरप्पा आहेत. आपल्या शेजारी असलेल्या 2 राज्यातले मुख्यमंत्री त्यांनी बदलले. सो निकुंज, जानीकडनं आपण तेच जाणून घेणार होतो की असं का केलं गुजरातमध्ये आणि ज्याची गेल्या 2 दिवसापासून चर्चा है. सबसे पहले निकुंज, सवाल मेरा ये है कि भूपेंद्र पटेल साहब जो हैं वो तो फर्स्ट टाइम एमएलए हैं. मैं जानता हूँ ये वो आनंदीबाई पटेल से बहुत क्लोज उनका नाता रहा है, वो सिविल इंजीनियर भी है. लेकिन उनको क्यों चुना है? क्योंकि जो जो नाम चर्चा में थे वो तो कहीं पे भी नहीं थे, तो फिर वो क्यों? देखिए राहुल, बीजेपी हमेशा से सरप्राइजिंग एलिमेंट देने के लिए जानी जाती है. गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट का भी नाम जब आया तब भी किसी ने नहीं सोचा था, किसी के दिमाग में भी नहीं था कि दक्षिण गुजरात से नवसारी के सांसद के नाते सीआर पाटिल स्टेट प्रेसिडेंट बन सकते हैं. कोई भी ज्ञातिगत समीकरण में वो फिट नहीं बैठते. तो तब से ये तय है कि बीजेपी हमेशा और खासतौर पर अपने होम स्टेट में कुछ अलग, सीएम का जो कैंडिडेट का जो नाम जिस तरह से घोषित किया गया, भूपेंद्र पटेल, आपने ठीक बताया, पहली बार वो एमएलए बने हैं. उनकी पहली टर्म ये है और पहली कल शपथ ग्रहण करेंगे. सिर्फ मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं. मंत्रिमंडल की अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है कि कौन उनके साथ मंत्री रहेंगे. 2 दिन के बाद मंत्रिमंडल के बारे में सोचा जाएगा. सरप्राइजिंग एलिमेंट था भूपेंद्र पटेल का नाम होना, और खासतौर पर बीजेपी, ये कुछ नई बात नहीं है कि सरप्राइजिंग एलिमेंट देने के लिए यही नाम भूपेंद्र पटेल का भी था. अच्छा निकुंज, जहां तक ये मोदी और शाह की अगर हम बात करते हैं तो वो उस तरीके के लीडर को चुनते हैं जो उनकी इमेज को हर्ट ना करे. आप जितने भी चेंजेस हुए हैं उसको देख लीजिए. महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र में 2 या 3% की कास्ट है, उसको वो बिलोंग करते थे. तो ये जो भूपेंद्र पटेल साहब हैं, उनके बारे में हमें और बताइए. क्योंकि जो सेकेंड कोविड वेव आया था पूरे देश भर में जो चला, उसमें सबसे बड़ी अगर बात हुई है तो वो नरेंद्र मोदी जी की जो खुद की इमेज है, उसको उसकी वजह से उनको बहुत बड़ा डैमेज हुआ. तो क्या भूपेंद्र पटेल 2 चीजें कर पाएंगे जो इमेज उनकी पूरी अक्रॉस नेशन में भी जो डैमेज हुई है, गुजरात में भी बट ऑब्वियस है वो, और जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है वो, क्या दोनों चीज को वो कवर कर पाएंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए, भूपेंद्र पटेल एक तरीके से जमीन के साथ जुड़े हुए नेता है. अच्छा. जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर, वहां के वो कॉर्पोरेटर थे. यहाँ की जो स्थानिक इकाई है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, उनके वो अध्यक्ष रहे. और जब मुख्यमंत्री के तौर पर आनंदीबेन ने अपना इस्तीफा दिया तो उनकी सीट खाली हुई. ये वही सीट है अहमदाबाद की गाठनोड़िया, जहां से 2 मुख्यमंत्री गुजरात को मिले हैं. एक तो आनंदीबेन पटेल जिसने इस्तीफा दिया, और उसके बाद भूपेंद्र पटेल को वहां से जो है वो चुनाव लड़ने का मौका मिला, और काफी अच्छी लीड के साथ बीजेपी का वैसे गढ़ भी माना जाता है गाठनोड़िया कॉन्स्टिट्यूशन. लगभग 1 लाख ज्यादा वोट से वो जीते हैं.
जी सही बात है। 1 लाख से ज्यादा वोट में जो मत प्रतिशत है उससे ज्यादा वोट से वो जीते थे। तो डाउन टू अर्थ है, लोगों के साथ उनकी कनेक्टिविटी अपने मत क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। और खासतौर पर अगर राजनीतिक मायने देखे जाए तो आनंदीबेन पटेल, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के हाल के राज्यपाल, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। आज भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री का नाम लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया, गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया, खास तौर पर आनंदीबेन पटेल का भी नाम लिया। तो आनंदीबेन पटेल के काफी करीबी है, काफी उनके नजदीकी है। और खुद आनंदीबेन पटेल की जब सीट खाली हुई थी तो उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे, उनके सीट पर कौन चुनाव लड़ेंगे, तो ये आनंदीबेन पटेल पर फैसला रखा गया था कि आप तय करें कि आपकी सीट पर किसको चुनाव लड़ाना है। तो भूपेंद्र पटेल का नाम आता है। और आज भी कहीं न कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र पटेल का सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बैकबोन जो है वो आनंदीबेन पटेल का आप नकार नहीं सकते, उनको कम नहीं देख सकते। क्योंकि इससे पहले जब आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री के तौर पर विजय रूपाणी, नायब मुख्यमंत्री के तौर पर नितिन पटेल आए, तब भी ऐसा माना गया कि शायद नितिन पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे। और तब भी इंटरेस्टिंग निकुंज आपल्याला जे सांगत होते ते बरीच गोष्ट अशी इंटरेस्टिंग होती. कारण हे जे भूपेंद्र पटेल आहेत ते पहिल्यांदाच आमदार बनलेले आहेत. हे काही नवं नाहीये नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी की नरेंद्र मोदी हे सुद्धा जेव्हा पहिल्यांदा आमदार बनले तेव्हाच पहिल्यांदा 100%, 100% आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आनंदीबेन पटेल की चली गुजरात में। और गुजरात के नए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भूपेंद्र पटेल, जिसको निक नाम से दादा के तौर पर भी जाना जाता है गुजरात तो में। निकुंज निकुंज जी मेरा सवाल ये है कि अगर वो दादा है तो क्या 1.5 साल उनके लिए सफिशिएंट है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बना उसको वो ओवरकम करे? क्योंकि पिछली बार जब मैंने विधानसभा आपका इलेक्शन कवर किया था गुजरात का, तब राजू सातव थे और वो तो मान के चल रहे थे कि हो सकता है कि उस दफा कांग्रेस की सत्ता गवर्नमेंट वहां पे बने। और वो बहुत ही नेक टू नेक फाइट चली थी। और फिर जो सेकेंड कोविड वेव आया उसकी भी जितनी भी नेशनल हेडलाइंस बनी वो उत्तर प्रदेश के साथ में आपके गुजरात से बनी है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वो 1.5 साल उनके लिए सफिशिएंट है? क्या वो एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम कर पाएंगे? और दूसरा सवाल यह है कि अब गुजरात में भी वो विकास वाला मुद्दा नहीं रहा, अब आपको कास्ट देखनी ही पड़ती है। ये सही बताया, काफी टफ रहेगा, काफी चुनौतीपूर्ण भूपेंद्र पटेल के लिए। 1.5 साल नहीं, मैं शायद 1 साल ही गिनूंगा। क्योंकि जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तो उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो कोई काम वो परफॉर्मेंस जो है आगे नहीं दिखा पाएंगे। पर काफी मेहनत करनी होगी, काफी टफ उनके लिए होगा। क्योंकि पहली बार एमएलए है, पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हालांकि उनको कॉरपोरेशन का अच्छा खासा अनुभव है, ओडा के चेयरमैन थे, तब भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन था वो भी अच्छा रहता था। सबके साथ घुल मिल जाते हैं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। पर क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक का दावा किया है कि गुजरात 2022। अच्छा निकुंज, ये मुझे बताइए कि अभी गुजरात की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो हम जानते हैं, आंकड़े तो हमारे सामने हैं, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी वाले ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैकल करने पड़ेंगे साथ में भूपेंद्र पटेल के? देखिए, गुजरात की बात करें तो होम स्टेट है प्रधानमंत्री का भी, गृह मंत्री अमित शाह का भी। और एक तरीके से बीजेपी का एक अच्छी पकड़ वाला एक किला भी है। खासतौर पर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो एक फैक्टर किसानों का भी है। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में किसान आंदोलन हुआ, तो कहीं ना कहीं इनकी कुछ ज्यादा नहीं है, पर थोड़ी बहुत असर को नकार नहीं सकते हैं। ग्रामीण बहुल इलाके की बात कर सकते हैं आप। खासतौर पर एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ यहाँ आम आदमी पार्टी
तो निकुंज, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब वो रियलाइजेशन बीजेपी को भी हुआ है कि अब विकास का मुद्दा कहीं पे भी जैसे बाकी के राज्यों में है वैसे गुजरात में भी अब वो रहा नहीं। तो मेरा सवाल ये था कि क्या नरेंद्र मोदी और जो देश के गृह मंत्री है अमित शाह, उनको ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको अभी आने वाले इलेक्शन में टैकल करना पड़ेगा भूपेंद्र सिंह पटेल साहब के साथ? देखिए, जिस तरह की गुजरात की स्थिति इससे पहले थी, आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो उत्तर गुजरात से आते थे, आपके मुख्यमंत्री जो है वो सौराष्ट्र से आते थे, जैन कम्युनिटी से आते थे, बहुत कम इनकी तादाद है गुजरात में। अलबत्त पीएम के तौर पर उत्तर गुजरात के पाटीदार चेहरे के तौर पर नितिन पटेल जरूर से यहाँ पर थे, पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हमेशा से ही बात हो रही थी कि पाटीदार कम्युनिटी से मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो होना चाहिए। एक महीने पहले जो पाटीदार समुदाय से भी ये मांग उठी, यहाँ की खोडलधाम जो संस्था उनके प्रेसिडेंट ने भी कहा कि इसका मतलब ये है निकुंज की विकास की बात अब वो पीछे रहेगी। अब कास्ट जो रियलाइजेशन है वो अब हर तरफ उनको पता चला है। जैसे आप देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी का अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी ओबीसी को प्रोजेक्ट किया गया, एससी एसटी को प्रोजेक्ट किया गया, और अभी पाटीदार को उन्होंने फिर से लाया है। जी सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे के साथ आपको ज्ञातिगत समीकरण जो है उनको भी ध्यान में रखकर चलना होता है राजकीय पृष्ठभूमि में, और गुजरात में भी यही इस फैसले से साबित होता है, क्योंकि पाटीदार चेहरे की जो मांग हो रही थी उनको ही तवज्जो देकर पाटीदार समाज से भूपेंद्र पटेल जो बिलोंग करते हैं उनको जो है मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। इससे भी ज्यादा कुछ 2 दिन में सही पता चल पाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल का भी फिर से गठन होगा, तो गुजरात के पृष्ठभूमि से भी और जो सामाजिक पृष्ठभूमि से इनको भी ध्यान में लेकर जो भूपेंद्र पटेल की सरकार होगी उनमें कौन मंत्री बनते हैं, कौन कैबिनेट मंत्री बनता है, हाल के जो मिनिस्टर है उनमें से किनको ड्रॉप किया जाता है, किसको कंटिन्यू रखा जाता है, और कास्ट फैक्टर को किस तरह से तवज्जो दी जाती है, इससे थोड़े दिन के बाद साफ होगा। पर आपने ठीक बताया, विकास के साथ साथ अभी तक ये अवस्थी कमनसीबी कहिए या फिर और कहिए, और कुछ ज्ञातिगत समीकरण को हमेशा से ध्यान में रखा जाता है जब भी चुनाव की बात होती है, जब भी वोटिंग की बात होती है, या फिर कोई पद प्रतिष्ठा के लिए नियुक्ति की बात होती है, तो ज्ञाति सेक्टर जो है वो काफी बड़ा माना जाता है और उनको भी ध्यान में रखा जाता है। गुजरात में भी जो मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ उसमें आपकी बात सही है कि ज्ञातिगत समीकरण और ज्ञातिगत सेक्टर को भी तवज्जो दी गई है और उनको भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, 1.5 साल है चुनाव के लिए, फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे पिछली बार नेक टू नेक फाइट हुई थी, तो अभी कांग्रेस के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या कांग्रेस गुजरात जीत सकती है? देखिए, बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से 2017 में जो पृष्ठभूमि बनी थी कांग्रेस के लिए गुजरात जीतने के लिए, वो कांग्रेस ने गवा दी। हाल के 2017 वाली किसी भी तरह की परिस्थिति गुजरात में नहीं है। बड़ा फैक्टर होगा, बड़ी चुनौती होगी कि गुजरात में बीजेपी को ढेर कर सके, बीजेपी को हरा कर लंबा वनवास जो कांग्रेस का है वो खत्म कर सके। पर हाल के मायने में कांग्रेस की गुजरात सर करने के लिए या फिर गुजरात जीतने के लिए, जो आप अगर प्रतिशत में मुझे पूछे तो 20 से ज्यादा मैं नंबर नहीं दूंगा। अच्छा, और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, मैं जानता हूं पिछली बार उनको 1.5% वोट शेयर मिला था, लेकिन अभी जो हाल के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मैं ये भी जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल एटलीस्ट टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ कि वो कोई चुनौती देना चाहते हैं, तो उनके लिए कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है? देखिए, आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपना संगठन गुजरात में मजबूत कर रही है, खासतौर पर ग्रामीण विस्तार में भी और शहरी
बहुल इलाके में भी आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ बना रही है। खासतौर पर सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी आपको याद दिला दूं, वहां पर जो है आम आदमी पार्टी के काफी विधायक जो है माफ करिएगा, जो वहां के नगर सेवक है चुन के आए। उनके पार्षद चुन के आए हैं। एक बात ये भी है कि जो वहां पर मतों का ध्रुवीकरण हुआ वो कांग्रेस के जो वोट शेयर थे आम आदमी पार्टी को मिले, क्योंकि कांग्रेस की जो पार्षद वहां पर थे कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद, अभी वहां पर कांग्रेस का 0 पार्षद है, एक भी पार्षद नहीं था। जो प्रतिशत जो था कांग्रेस का वो डाइवर्ट हुआ आम आदमी पार्टी की ओर। तो आदमी पार्टी जरूर से मेहनत कर रही है। अभी हाल के एक हफ्ते के बाद गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव है, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने अपने पूरी कैंडिडेट हो 45 कैंडिडेट 44 कैंडिडेट हो वो यहाँ पर खड़े रखे हैं और जोरों शोरों से मेहनत कर रही है आम आदमी पार्टी। तो एक लिटमस टेस्ट भी गांधीनगर कॉर्पोरेशन का चुनाव कि किस तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में आगे बढ़ रही है। बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है 182 का सभी सीट जीतने का वो दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट होगा गांधीनगर कॉर्पोरेशन। निकुंज, ये मुझे बताइए, आपने अभी हल्का सा उसका ये बताया आपने कि कांग्रेस की जो 2017 में स्थिति थी वो अब नहीं है, तो क्या गलतियां कांग्रेस ने की है और हार्दिक पटेल को आप कहां देखते हैं इस पूरे बदलाव में? हार्दिक पटेल जरूर से कांग्रेस में शामिल हुई है, पर एक्टिव पॉलिटिक्स में हार्दिक पटेल अभी कहीं नहीं दिख रहे हैं। ना तो कांग्रेस की अहम बैठकों में हार्दिक पटेल की शामिलगिरी होती हो, ना ही कोई डिसीजन में हार्दिक पटेल की शामिलगिरी होती है। अभी हार्दिक पटेल कांग्रेस में तो है, पर कांग्रेस में है या नहीं ये बड़ा प्रश्नार्थ है, क्योंकि अभी वो कांग्रेस में इस तरह से एक्टिव नहीं है। और खासतौर पर कांग्रेस की जो उन्होंने गलती की है, ये तो जिस तरह से उनका संगठन जो है वो पूरी तरह से गुजरात में डिमोलिश हो चुका है। कहीं कहीं सारे एमएलए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कहीं ना कहीं उनके शीर्षस्थ नेतृत्व जो है, अगर एलओपी की बात करें, प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट्स की बात करें और संगठन के बड़े नेताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं बिखरी हुई कांग्रेस लगती है, एकजुट कांग्रेस नहीं लगती है। तो सबसे पहला उनके लिए चुनौती होगी कि वो खुद एकजुट हो और उसके बाद मजबूताई के साथ गुजरात के चुनाव में वो अपना योगदान दे। पर बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए गुजरात में। ठीक है निकुंज, जैसे मैंने कहा कि आप कास्ट रियलाइजेशन बीजेपी को भी हो चुका है, तो 1931 का अगर आपका कास्ट सेंसस देखिए तो उसमें ओबीसी 40% है, पाटीदार या पटेल वो 12% है, आदिवासी 15% है, ब्राह्मण और वैश्य जो है वो 2% है, और अभी जो विजय रूपाणी साहब चले गए उनका जो कास्ट जो रिलीजन है जैन वो 1% है। तो क्या आप ये बता पाएंगे कि इनमें से ओबीसी किसके साथ में है, पटेल क्या सोच रहे हैं, आदिवासी किसके साथ में जा रहे हैं? क्योंकि इसके पहले जो क्षत्रिय, हरिजन और आदिवासी और मुस्लिम का जो उन्होंने मिलाप लगाया था कांग्रेस ने 1995 वाली बात, हाँ, तो वो बात अब बन रही है और किसके फेवर में जा रही है? देखिए, सवर्ण वोटों की बात करें, जनरल वोटों की बात करें, जिसमें पाटीदार भी आते हैं, ग्रामीण भी आते हैं और वो भी और कई समुदाय की जो जनरल कास्ट में आते हैं, वो कमिटेड वोटर माने जाते हैं बीजेपी की। अलबत्त 2017 में पाटीदार अनामत आंदोलन का जो फैक्टर सामने आया, उसमें कहीं ना कहीं पाटीदार वोट जो है वो खिसक कर कांग्रेस की तरफ जरूर गए थे। और उसके बाद स्थानीय इकाई के भी चुनाव आए, उसके बाद भी आए, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह की वोट प्रतिशत आप देखें तो जो पाटीदार वोटर जो कमिटेड बीजेपी के माने जाते थे, जो कांग्रेस की तरफ खिसके थे, वो कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी की खिसकते हुए दिखे हैं। आपने ओबीसी का भी जिक्र किया, आदिवासी एरिया का भी जिक्र किया। गुजरात के अम्बाला से उमरगा का जो ट्राइबल बेल्ट है, उनकी पकड़ वहां पर बहुत मजबूत मानी जाती थी। गुजरात के इस बेल्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आदिवासी समुदाय जो है वो अपने घर में तस्वीरें लगाते थे। इस तरह की पूरी मजबूताई के साथ वहां पर कांग्रेस की पकड़ थी। पर बीजेपी अब
उनके जो अपना स्ट्रॉन्ग एरिया कांग्रेस का माना जाता था आदिवासी बहुल इलाके, वहां पर भी अपना जो है पग जमा रही है, वहां पर भी वो अपना झंडा जो है गाड़ दिया है, क्योंकि डांग बाई इलेक्शन हुआ, डांग पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर जो रिजर्वेशन जो है वो भी आदिवासी समुदाय का कैंडिडेट का है, तो बीजेपी वहां पर अच्छे प्रतिशत के साथ, अच्छे वोट शेयर के साथ डांग इलेक्शन भी उन्होंने जीता। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की भी यही बात है कि कांग्रेस का कमिटेड वोट मारा जाता था, पर वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आता हो ऐसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने जो खोए हुए वोट शेयर जो है वो तो वापस किए हैं, पर जो अपने वोट शेयर नहीं थे, जैसे आदिवासी समुदाय की बात करें, ओबीसी समुदाय की बात करें, तो वो वोट शेयर भी अब बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी ओर कर रहा है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है निकुंज, गुजरात में चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, लेकिन वो तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ही गुजरात चलनी है। तो अगर ये बात है तो फिर विजय रूपानी साहब को क्यों निकाला गया? अगर कोविड की सेकेंड वेव में गुजरात में बड़ी बदतर सिचुएशन रही, आपके डेथ रेट भी हाई रहा, तो कहीं ना कहीं तो पीएमओ उसको रिस्पॉन्सिबल है या फिर अमित शाह जी है, तो फिर विजय रूपानी को क्यों हटाया गया? देखिए, कई सारे जो कारण है वो बताए जा रहे हैं विजय रूपानी के इस्तीफे लेने के लिए। काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि पीएम को हटाया जा रहा है। जो यहाँ पर बोला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव पकड़ उनकी नहीं थी ऐसा माना जा रहा था। जो डिसीजन वो ले रहे थे उसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही थी ये भी माना जा रहा था, और खासतौर पर संगठन और सरकार में भले कौन के नेता वो कहे कि अच्छी तरह से संगठन और सरकार के बीच तालमेल थी, पर संगठन और सरकार के बीच बड़ी दूरी बन गई थी। संगठन कुछ और कह रहा था, सरकार कुछ और कह गई थी, तो ये भी बहुत बड़ा माना जा रहा है गुजरात में विजय रूपानी को हटाने के लिए। थैंक यू निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही विस्तार से और कास्ट को लेके और पूरे जो इनसाइड पॉलिटिक्स है वो भी बताया। आपल्या प्रेक्षकांसाठी महाराष्ट्राच्या जवळ आहे गुजरात, आणि गुजरातच्या प्रत्येक राजकीय घडामोडीवरती आपलं लक्ष असणं गरजेचं आहे, कारण 2017 मध्ये काँग्रेस अतिशय जवळ गेली होती गुजरातमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा पराभव करण्याच्या दृष्टीनं, पण नंतर एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।